हेलो करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, जैसा कि हम इस समय प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो आज के प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें और लास्ट में आपको जरूर बताना है कि आपके कितने प्रश्न, ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 15 है, तो कितने सेट, जैसे अभी तक आप डेली प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, तो आज आपको बिल्कुल क्लास समाप्त होने के बाद तुरंत बताना है कि आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय पर निवास करने वाला के लिए एक शब्द है। जो व्यक्ति हिमालय पर निवास करता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? हिमवतिक, हेमू, हिमवतन या हिमालय। तो हिमालय पर निवास करने वाले के लिए एक शब्द, इसमें से कौन सा सही लग रहा है? हिम, हिम माने हिमालय, हिम माने हिमालय, और वतिक मीन्स है कि निवास करने वाला। जो अर्थ आपका यहाँ पे है कि हिमालय पर निवास करने वाला, इसका एक शब्द में आप कह सकते हैं हिमवतिक। क्या कह सकते हैं? हिमवतिक। तो आपका ए नंबर विकल्प सही रहेगा। अगला देखें। अगला है आपका, मेघ की तरह गरजने वाला। जो मेघ की तरह गरजता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो मेघ की तरह गरजता है क्या हो जाएगा? बादल राग, सूर्यास्त, मेघनाद या घननाद। तो जो मेघ की तरह, जैसे मेघ माने बादल होते हैं, मेघ की तरह जो गरजता है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं मेघनाद। क्या कहते हैं? मेघनाद कहते हैं। तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? तो रात, लड़का, सोना या साधु। यहाँ पे इतने शब्द दिए हैं, आपको बताना है किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। तो रात होती है, लड़का भी अकेला है, और बताना हमको बहुवचन धातु भी होती है। जो सोना शब्द है ये बहुत ही मोस्ट, ये प्रश्न है आपका। जो सोना शब्द है इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है, तो विकल्प नंबर सी आपका सही है। अगला देखिए, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग रूप सही बताना है। क्या कवयित्री होगा, कवयानी होगा, कवयित्री होगा कि कवयायिन होगा? क्या होगा? तो हमें पता है कि कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप कवयित्री होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, घोंसले से पक्षी निकलना, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? क्या, अब देखो, घोंसले से पक्षी निकलना यानी घोंसला है और घोंसले से पक्षी बाहर निकल गया, यानी कि क्या है? अलग हो रहा है। तो करण कारक, संप्रदान, अपादान या अधिकरण। तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान का अर्थ होता है अलग करने के अर्थ में। क्या होता है? अलग करने के अर्थ में। अपादान का मतलब होता है अलग करने के अर्थ में। तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। हमने आपको संधि करते समय बताया था, जो आपका मूर्धन्य सा है इसका जब आप संधि करेंगे तो यहाँ पे यदि आपका आधा अक्षर है तो ये दंतिक सा में बदल जाता है। तो निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग क्या है? निश। क्या हो जाएगा? निश। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोम हो जाएगा? जय का विलोम हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे देखो,
जय का विलोम, तो इसमें सब में जय लगा के आप देख लो, यही तो बताया जा रहा है। और पूछा जा रहा है कि जो जय शब्द है इसका क्या हो जाए, विलोम हो जाए। तो आप पढ़ सकते हो, ये विजय है, तो जय और विजय विलोम नहीं है। पराजय, जय और पराजय, परिजय या अजय, तो जय का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, पराजय। तो विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है जिसके 4 भुजाएं हैं, अर्थात कौन, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के 4 भुजाएं हैं, तो वो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। कैसे, बहुब्रीहि समास में ना प्रथम पद प्रधान है ना द्वितीय पद, जो आपका तीसरा पद है वो प्रधान होता है, ये बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे 4 भुजाएं जिसके हैं, अर्थात किसके, ब्रह्मा जी के, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। द्विगु समास में आपका संख्याओं का बोध होता है, क्या होता है, संख्याओं का बोध होता है। द्विगु समास में संख्याओं का बोध होता है। और अव्ययी भाव समास में आपका अव्यय छिपा रहता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है, क्या होता है, कारक चिन्हों का, कारक चिन्हों का क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है, क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है, इसमें तत्पुरुष समास में। तो विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है, तो दही बड़ा में क्या है, दही बड़ा, दही का बड़ा, कारक चिन्ह क्या मिल रहा है, का, मतलब दही बड़ा यानी दही का बड़ा, कारक चिन्ह मिल रहा। तो जहां हमें कारक चिन्ह मिल जाता है वहां तत्पुरुष समास होता है, और यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष, पहला ही विकल्प आपको मिल गया। अगला देखो, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो हम तो ये तो हमें पता ही है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था, विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। अब देखो ध्यान देना है आपको, यदि इतना पूछा जाए कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। और साहित्यिक हिंदी को साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये आपको बहुत ही ध्यान देने योग्य, ये हमारा जो लाइन है बहुत ही ध्यान देने योग्य है। अगर खाली पूछे आपसे कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला आपका है, निम्न शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द देखिए कौन सा है, प्रस्ताव है, ऊंचा है, खेत है या दूसरा है। तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, वह शब्द है प्रस्ताव। तत्सम शब्द क्या है, प्रस्ताव, दूसरा खेत और ऊंचा, ये जो है तद्भव शब्द हैं। अगला, निम्न में से कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, वो अपने में रूढ़ ही रहते हैं। तो लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश जी। जल, जा, धन, ला, कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा। जलाशय, जहाँ पे जल एकत्रित हो वो जलाशय। दिनकर या नाम भी हो सकता है, दिनकर रामधारी सिंह दिनकर का नाम भी है ये। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे जल, जा और ला को तोड़ेंगे, ये अपने आप में रूढ़ है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए विकल्प नंबर बी आपका सही है। अक्षर विन्यास का संबंध बालकों की किस शक्ति से है, तो अक्षर विन्यास का संबंध बालकों की चिंतन शक्ति से है, तर्क शक्ति से है, कल्पना शक्ति से है या स्मृति शक्ति से है। तो अक्षर विन्यास का संबंध जो है बालकों की जो है किस शक्ति से, चिंतन शक्ति से है। अक्षर विन्यास, अक्षर विन्यास का जो संबंध है वो बालकों की चिंतन शक्ति से है, विकल्प नंबर ए आपका सही है। प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है, प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है,
राष्ट्रभाषा परिषद, भारतीय भाषा परिषद, नागरी पिछाड़ी सभा या हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो इसमें आपको बताना है कि प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है। राष्ट्र भाषा परिषद है कि भारतीय भाषा परिषद है कि नागरी पिछाड़ी सभा है या हिंदी साहित्य सम्मेलन है। तो प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है, ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं और इसका उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, क्योंकि इसको हम आपको पहले बता चुके हैं। आगे देखो, पक्ष का प्रयोग किया जाता है। पक्ष का प्रयोग किया जाता है सूचना प्रदान करना, कागज की व्यर्थता, समय की बर्बादी या इनमें से कोई नहीं। तो पक्ष का प्रयोग जो है वो सूचना प्रदान करने में किया जाता है। विकल्प नंबर ए आपका सही है। अगला देखो, पत्र के प्रकार हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्तिगत पत्र भी होता है, सरकारी पत्र भी होता है, पारिवारिक पत्र भी होता है। उपयुक्त सभी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बहुत पवित्र, लज्जाहरण, अत्यधिक कुरूप, ऐसी वस्तु जो समाप्त ही ना हो। तो द्रौपदी का चीर यानी आपको याद है कि बढ़ता ही गया था, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इसका अर्थ ऐसी वस्तु जो समाप्त ही ना हो। अगला देखिए, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करो। तो फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, या बच्चे को काट कर फल खिलाओ, या बच्चे को फल काट कर खिलाओ, या काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो इसमें से जो सबसे सही जो इसमें से लाइन है वो कौन सी है कि देखो आप यहाँ पे देखिए, बच्चे को जो फल है, फल काटेंगे ना आप, बच्चे को फल काट कर फल को काटेंगे, खिलाओ, ये सबसे सही है। चारों विकल्पों में से सबसे सही है। ठीक है, ये आपका बच्चे को करता है फल काटकर, फल काटना आपका क्या है? खिलाओ, ये क्रिया है आपकी। अगला देखो, नीचे कुछ शब्दों की अशुद्ध व शुद्ध वर्तनी दी हुई है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दो ही प्रश्न है यहाँ पे, अभ्यर्थी सही है कि अभ्यर्थी सही है? तो शुद्ध वर्तनी जो है दोनों में से वो है अभ्यर्थी। क्या होता है? अभ्यर्थी। तो ये आपका सही है। अगला देखो, नीचे कुछ शब्दों की अशुद्ध व शुद्ध वर्तनी दी हुई है, शुद्ध वर्तनी का चयन करो। स्नान सही है कि स्नान सही है? तो शुद्ध वर्तनी जो है वो है स्नान। अगला देखो, नीचे कुछ शब्द हैं, उनके 4 वैकल्पिक अर्थ हैं, सही अर्थ का चयन करो। तो सही अर्थ का चयन क्या है? देखो, निरूपण, निरूपण का अर्थ क्या है? नाक काटना, चमकाना, बिगाड़ना या जांचना। तो क्या है यहाँ पे बताइए? नीचे कुछ शब्द दिए, उनके 4 विकल्प हैं, सही अर्थ का चयन करो। तो निरूपण का क्या अर्थ है? क्या नाक काटना? ये तो नहीं हो सकता है। निरूपण, चमकाना, ये भी नहीं है। बिगाड़ना, ये भी नहीं है। निरूपण माने होता है जांचना, यानी किसी भी चीज को अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल या परखना। अगला आपका शब्द है कि सरल। तो सरल शब्द जो है इसका अर्थ इन चारों विकल्पों में से कौन सा है? सरल तो सूची है कि रस्सी है कि मार्ग है या मादा सांप है? क्या हो जाएगा? सरल का मतलब क्या है यहाँ पे? सूची है कि रस्सी है, मादा सांप है या मार्ग है? क्या है? सरल। तो सरल का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा मार्ग। क्या है? मार्ग। तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्दों के भिन्न रूप हैं, शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अब यहाँ पे हमारे 4 शब्द हैं, इन शब्दों में से हमें उस शब्द का चयन करना है
जो सबसे शुद्ध व सही है। तो देखिए अभिषेक क्या दंतिक सा वाला अभिषेक सही है या तालव्य सा वाला अभिषेक सही है या मूर्धन्य सा वाला अभिषेक सही है या दंतिक सा वाला, कौन सा सही है? तो हम सभी जानते हैं जो अभिषेक है वो मूर्धन्य सा वाला सही होता है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ सही है। अगला देखिए, ये भी 4 हमारे शब्द हैं। तो वर्षा, क्या इसमें भी तालव्य सा सही है या दंतिक सा सही है या अलग अलग अक्षरों को लिखना जैसे वा र शा ये सही है कि मूर्धन्य सा वाला वर्षा सही है? तो यहाँ भी विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा है? एरावत, एरावत, बाज, तड़ित या मधवा? तो हमें पता है घोड़ा का पर्यायवाची बाज होता है होता है, तुरंग होता है, तुरंग होता है और घटक भी होता है। ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखें, आगत का विलोम क्या होगा? अनागत होगा, विगत होगा, तथागत होगा या स्वागत होगा? तो आगत का जो विलोम होगा वो हो जाएगा विगत। आगत, तथागत, स्वागत या अनागत? तो आगत का विलोम विगत ही सही है। अगला देखें, तुलसी मन मंदिर में बिहसे में कौन सा अलंकार है? तुलसी मन मंदिर में बिहसे, तो जो तुलसी है वो मन रूपी मंदिर में विराजमान है। तो यहाँ पे भेद रहित आरोप किया गया है, इसलिए देखिए हम देख लेते, ना तो यहाँ विशेषोक्त है, ना उत्प्रेक्ष है, ना उपमा है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। अगला देखें, रोला छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ये विकल्प आपका सही है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो हमने आपको इसकी परिभाषा बताई थी। चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान है, तो वो कौन हो जाएगा? शंकर जी। हमने बताया कि इस समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद। जब हमें तीसरा जो अन्य पद है वो प्रधान मिले तो वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो ये विकल्प नंबर डी हमारा सही होगा। आप सभी लोग ध्यान से देख रहे होंगे, तो आपको बताना है कि आज के सेट से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और भी जो अपने विचार, अपने सुझाव आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वो आप जल्द से जल्द जो है अपने विचारों को प्रस्तुत करें। आपके विचारों को या आपके द्वारा जो भी बात यहाँ तक पहुंचाई जाएगी उस पर तुरंत निर्णय लेने का यहाँ हम लोग प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।